मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक से पढ़ाई तो कर रहे हो ना? गुड। तो आज हम अपने रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात कर ली प्रीवियस चैप्टर में। फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर बनते हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन के मैं समझा देती हूँ। प्लांट्स को हम अगर जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है दैट इज द स्पोर, ये स्पोर बियरिंग होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट में हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट टू टाइप से होते हैं जिसमें बॉडी थैलस टाइप होती है, नॉट डिफरेंशिएटेड। थैलस टाइप मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसका एग्जांपल है मॉसेस। एंड द सेकंड जिसकी बॉडी पार्ट सिंपली लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएटेड होती है, जिसका एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स या फर्न। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसको भी टू पार्ट्स में या टू टाइप्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेन डिफरेंस है सीड का। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड बनते हैं और एंजियोस्पर्म में सिंपल कवर्ड सीड, ओव्यूल टाइप होता है, इसके ऊपर ओवरी होती है। आई विल टेल यू। एंजियोस्पर्म को कोटिलिडन्स के हिसाब से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जिसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, डाइकॉट, और जिसमें सिंगल कोटिलिडन होता है दैट इज द मोनोकॉट। अच्छा, जैसे मैंने तो आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर बनता है। फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है और डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर आपको देखने को मिलते ही हैं, लाल, पीले, नीले, डिफरेंट, सो मैनी कलर, सो मैनी साइज, ब्यूटीफुली। लेकिन अगर आपको सिंपली बताया जाए तो जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब मेल के लिए स्टेमन्स और एंथर का डेवलपमेंट, और फीमेल बॉडी पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट इज द पिस्टिल, वो सब में सेम होता है। इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इनके नंबर्स दे मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, बट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल बी सेम फॉर द फ्लावरिंग प्लांट। और ये फ्लावर्स जो होते हैं हमारे ह्यूमंस के साथ इनकी बड़ी फैसिनेटेड रिलेशनशिप होती है। ये हमारे रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल मैनी बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जाहिर है हमें फ्लावर्स को कमर्शियली प्रोड्यूस भी करना होता है। तो फ्लावरिंग फार्मिंग को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, व्हाट इज द फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर इज द branch of horticulture which deals with the cultivation, processing and marketing of the ornamental flowering plant. Okay, these flowers are the reproductive sites of the plant. Students, पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन की तीन इवेंट्स होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की पहले की इवेंट होती है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में टू टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। बट ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते कहाँ हैं, कैसे होते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे अब प्री फर्टिलाइजेशन में। ये मेल जब हमारा प्लांट ग्रोइंग स्टेज में चल रहा होता है, उसमें सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम डेवलपमेंट होता है। इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम से क्या बनता है? फ्लावर बियरिंग इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जिसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ दैट प्लांट। ओके, तो इसी फ्लावर में हमारे बनते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं गाइनोशियम। इसी मेल पार्ट में बनते हैं हमारे एंथर यानी पोलन ग्रेन्स, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोशियम में हमारी बनती है ओवरी और उसमें बनता है हमारा ओव्यूल। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेंगे, स्टेमन। तो जो स्टूडेंट, स्टेमन्स के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द लॉन्ग एंड सिलेंडर फिलामेंट जिसको हम स्टॉक कहते हैं, और टर्मिनली जनरली बाइलॉब्ड होता है, इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। तो जो स्टेमन्स है स्टॉक के प्रॉक्सिमल एंड से फ्लावर के स्टॉक जो होता है, एक मोटा थिकन पार्ट होता है, इसको थैलेमस बोलते हैं, वहां से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इसको देखें तो जो हमारा ये एंथर होता है, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है और ईच लोब में टू थीका होते हैं, तो ये डाइथिकस बन जाता है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो ईच एंथर है इट इज ए फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि
4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि ईच लोब की से बाइलोब होता है, तो ईच लोब के चारों कॉर्नर पर होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही फर्दर डेवलप होकर हमारे पोलन सैक बनाते हैं और इन्हीं पोलन सैक में नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स डेवलप्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये जनरली सर्कुलर सा होता है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमें पता चलेगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया surrounded by the 4 wall layers, surrounded by the 4 walls layers. First is epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. outermost 3 layers जो होती हैं epidermis, endothelium and middle layer क्या काम करती हैं? ये करती हैं प्रोटेक्शन करती हैं और हमारा इसको हेल्प करती है एंथर को डिहाइसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स में। और जो ये टेप्टम होती है ये क्या करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है। टेप्टम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। ये क्यों होते हैं? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करता है। कैरियोकाइनेसिस तो होती है, न्यूक्लियस डिवीजन तो होता है, बट कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। दैट मींस टेप्टम जो होता है बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट होता है। अच्छा, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में एक ग्रोइंग माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या होता है? होमोजीनियस कॉम्पैक्टेड टाइप के टिश्यू सेल्स होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। तो एक्चुअली इसी टिश्यू का जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तब यही टिश्यू मियोटिक डिवीजन के अंदर जाकर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है जो कि हैप्लॉइड टेट्राड होता है। नाउ एज द एंथर डेवलप the cells of sporogenesis tissue undergo the meiotic division and produce microspore tetrads. Microsporogenesis tissue की एक सेल is capable to produce microspore. और each cell is the potential pollen microspore mother cells. These pollen microspore mother cell undergo the meiosis and produce माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। और ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये जब फॉर्म होते हैं तो ये एक 4 माइक्रोस्पोर के क्लस्टर के रूप में एकत्रित होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रास। अब पोलन ग्रेन या एंथर डेवलप होता है, ग्रो होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये माइक्रोस्पोर आपस में चारों अलग अलग हो जाते हैं और डेवलप करते हैं इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 1000 ऑफ पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं जो कि एंथर के डिहाइसेज होने से एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट की मेल गैमेटोफाइट को या मेल गैमेटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? साइज में मोस्टली स्फेरिकल होता है और इसकी डायमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली 25 to 50 माइक्रोमीटर। पोलन ग्रेन्स की 2 वॉल से डेवलप रहता है, 2 वॉल से सराउंडेड रहता है। आउटर रिन इज द एक्साइन एंड इनर लेयर इज द इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से जो कि हार्डेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसकी मतलब होता है। और ये जो एक्साइन होती है ये रेसिस्टेंट होती है हाई टेम्परेचर की, स्ट्रॉन्ग एसिड की और एल्कली की, और कोई भी एंजाइम ऐसा नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाए। बट इसमें एक पोर टाइप प्रोमिनेंट टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं जर्म पोर, और यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो यह वह रीजन है जहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सकते हैं। इनर वॉल होती है इंटाइन जो कि एक थिन लेयर है और कंटिन्यूअस लेयर है। ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से और पैक्टिन के। इनसाइड दिस वॉल इसमें साइटोप्लाज्म होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, डेवलप होता है तो किस में डिवाइड हो जाता है? एक 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज द वेजिटेटिव सेल, सेकंड वन द जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो जेनरेटिव सेल से थोड़ी सी बिगर होती है और इसमें इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है और इसके साइटोप्लाज्म में लॉट्स ऑफ फूड प्रिजर्व रहते हैं पोलन ग्रेन्स के लिए। जेनेटिव सेल्स थोड़ा सा स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पिंडल होता है और इसके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। जनरली जो एंजियोस्पर्मिक 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पोलन ग्रेन्स इसी 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है। और रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होती है उसमें क्या होता है कि जेनरेटिव सेल अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बनाती है 2 मेल गैमीट और इसी 3 सेल स्टेज में ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं या शेड होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और सारे पोलन ग्रेन्स तो यूज नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में।
तो क्या होता है कि जो रिमेनिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं ये हमारे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो कुछ इन्वेजिव वीड्स होते हैं, टॉक्सिक वीड्स होते हैं, इनके पोलन ग्रेन्स भी इसी प्रोसेस से एयर में स्प्रेड रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू अंदर जाते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। एक एग्जांपल है पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये इंडिया में इंपोर्टेड वीट के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और इसने इसके इट इज ए वीट है, तो इसका कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग होता है ये और बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इसके पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में स्प्रेड हुए और कॉज बने मैनी ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीजेज इन इंडिया। बट समटाइम पोलन ग्रेन्स को एज ए न्यूट्रिएंट भी यूज करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, इनकी टैबलेट और सिरप बना दिया जाता है। ये क्या करते हैं, इनका मतलब एक बिलीव है कि एथलीट्स को देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अच्छा, एक चीज और कि अगर जैसे पोलन ग्रेन शेड हुआ तो इनको अपनी वायबिलिटी लूज करने से पहले स्टिग्मा पर शेड होना पड़ता है। होते हैं जैसे व्हीट, राइस, इनकी तो पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी होती है ओनली 30 मिनट्स होती है। हाँ, कुछ स्पीशीज है जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोरेनेसी, इनके पोलन रहते हैं कुछ मंथ्स के तक। लेकिन जिन प्लांट जैसे हमारे क्रॉप प्लांट हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड के प्लांट हैं, उनका क्या हो, वो तो 30 मिनट्स ही रहते हैं। तो नेचुरल कंडीशन से तो फर्टिलाइज करते हैं, बट क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इन पोलन ग्रेन्स को उनकी वायबिलिटी के अकॉर्डिंग पोलन बैंक्स में स्टोर करते हैं। और कैसे स्टोर करते हैं कि पोलन ग्रेन्स को हम लोग -196, जो क्रायो प्रिजर्वेशन की एक टेक्निक है, -196 लिक्विड नाइट्रोजन में इनको रखकर इनको मैनी ईयर्स के लिए फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जो गाइनोशियम होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पिस्टिल्स होती हैं। जब किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टिल होती है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और जब बहुत सारी पिस्टल्स होती हैं तो उनको बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। जब इसमें स्टिग्मास या मल्टीकार्पेलरी में फ्यूज्ड होती है पिस्टिल्स, तब उसको बोलते हैं सिंकार्पस, जिस इसमें फ्यूज्ड है। और क्या होता है, समटाइम्स ये स्टिग्मा सेपरेट होती है, फ्यूज नहीं होती हैं, तब बोलते हैं एपोकार्पस। ये पिस्टल का फोटोग्राफ है। इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो साइट है जहां पर पोलन ग्रेन्स, टॉप मोस्ट साइट है जहां पोलन ग्रेन शेड होता है। स्टिग्मा और ओवरी के लिए जोड़ने के लिए कैविटी एक ट्यूब टाइप होती है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और द लोअर पार्ट इज द ओवरी, जो कि थैलेमस से जुड़ा होता है। इस ओवरी के अंदर ही ओवेरियन कैविटी होती है। इस ओवेरियन कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल्स, और नंबर ऑफ लोक्यूल्स के बेसिस पर इनको यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर भी बोलते हैं। इन्हीं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल्स में ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा रहता है। ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के अंदर होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू जो हमारा ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल के थ्रू ये ओव्यूल अटैच रहता है ओवेरियन कैविटी से या लोक्यूल से। इस द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल with the inside the ovarian cavity is called the placentation। ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टॉक के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और तो जिस रीजन में ये प्लेसेंटा से जुड़ता है और जिस स्टॉक से जुड़ता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल, और जिस रीजन पे ये फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ता है उस जंक्शन को बोलते हैं हीलियम। इसमें जो पूरा ओव्यूल है ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको बोलते हैं आउटर इंट्यूबमेंट और इनर इंट्यूबमेंट। ये पूरा ओव्यूल सराउंडेड होता है केवल एक छोटी सी ओपनिंग को छोड़कर। इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोफाइलर पोर। इसमें न्यूसेलस होता है जिसमें कि प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। ये न्यूक्लियस भी चारों तरफ से इंट्यूबमेंट से सराउंडेड रहता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है जो कि ट्रू फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और पूरे ओव्यूल में ये एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है जो कि मेगास्पोर मदर सेल से म्यूटेट डिवीजन के थ्रू बनता है। स्टूडेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ए मेगास्पोर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि ओव्यूल की न्यूसेलस के पास की एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है माइक्रोपाइलर एंड पर और ये बनाती है मेगास्पोर मदर सेल्स। इस मेगास्पोर मदर सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, वो बहुत डेंस होता है, अबंडेंट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये न्यूक्लियस या मेगास्पोर मदर सेल्स म्यूटेट डिवीजन करती है और मेगास्पोर डाइट बनाते हुए 4 मेगास्पोर बनाती है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्रास। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
एक मेगास्पोर ही फंक्शन होता है और 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये एक मेगास्पोर ही डेवलप्ड होकर बनाता है एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। जब एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट सिंगल मेगास्पोर से होता है तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोसेक। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में जो हमारे 4 मेगास्पोर में से फंक्शनल मेगास्पोर होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर, इसका न्यूसेलस माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस स्टेज आती है जिसमें 2 न्यूक्लाई अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। आफ्टर दिस स्टेज दिस मेगास्पोर के बाद 2 रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसके बाद 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलती है। इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो डिवीजन होता है ये ट्रू फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है। मींस इसमें न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। तो सारे न्यूक्लियस किस में रहते हैं? एक ही सेल्स में रहते हैं। तो आफ्टर अटेनिंग दिस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, इसमें क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का सेल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कलेक्ट हो जाती हैं और 3 कैलेजल एंड की तरफ आती हैं और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस सेल एक लार्ज सेंट्रल सेल में आ जाती हैं और इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई। तो इस कंडीशन के बाद ओव्यूल का टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। इसमें माइक्रोपोलर एंड की तरफ जो 3 सेल्स आती हैं ये बनाती हैं एग एपरेटस। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और 1 एग सेल्स होती है। जो इस सिनर्जिड सेल्स में होती हैं ये इनकी जो सेल वॉल होती है बड़ी थिकनिंग होती है, इनमें थिकनिंग सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? पोलन ट्यूब्स को, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब्स बनाती हैं, एंटर करती हैं स्टिग्मा के थ्रू इसमें, तो पोलन ट्यूब्स को हेल्प करता है सिनर्जिड के थ्रू एग तक पहुंचने में। और कैलिजल एंड की तरफ जो 3 सेल्स आती हैं इनको बोलते हैं, ये बनाती हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो कि एक बीच में लार्ज सेंट्रल सेल होती है जो कि 2 पोलर न्यूक्लाई से बनती है, ये बीच में सेंट्रल न्यूक्लाई बनता है। तो आफ्टर मैच्योरिटी जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 7 सेल स्ट्रक्चर होता है एट द 8 न्यूक्लिएट स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी हो गई। मींस हमारे मेल गैमेट्स यानी पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट यानी कि एम्ब्रियोसेक डेवलप हो गया। अब इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन की दूसरी स्टेप आती है, दैट इज द गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर मैंने आपको बताया कि मोस्टली मेल गैमेट ही जाता है फीमेल गैमेट के पास फ्यूजन के लिए। तो प्लांट के केस में हमारे पोलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा के पास, पिस्टिल के स्टिग्मा पे, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन जो आते हैं या तो वो एक ही फ्लावर के, सेम फ्लावर के एंथर से उसी की पिस्टिल की स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। या फिर वो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की पिस्टिल पर ट्रांसफर होते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन का जेनेटिकल मेकअप सेम होता है बिकॉज इसी प्लांट के मेल गैमेट इसी प्लांट के फीमेल गैमेट से फ्यूजन होकर फर्टिलाइज हो रहे हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर या एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। मतलब इनका जो फ्यूजन है 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में बीच में हो रहा है, तो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, they may produce some variation in their offspring. So this is called cross pollination. Depend upon the source of pollen grains, हम pollination को 3 types में divide कर सकते हैं, autogamy, diatogamy and xenogamy. Autogamy में क्या होता है कि आपके जो pollen grains हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर होते हैं और उनका फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस में ये जरूरी है कि जो आपके pollen grains और पिस्टिल का डेवलपमेंट है उसके अंदर सिंक्रोनी पाई जाए, मतलब सेम टाइम पर वो दोनों सेम टाइम पर डेवलप हो सके, जिससे कि उनका ये आगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। ऑटोगैमी जब होती है तो 2 टाइप्स के फ्लावर हो सकते हैं, फर्स्ट इज जेस्मोगैमस एंड द सेकंड वन इज द क्लिस्टोगैमस। इन दोनों फ्लावर में क्या डिफरेंस है?
चेस्मोगैमस में क्या होता है कि आपके जो फीमेल पार्ट है, मतलब आपके स्टेमन और पिस्टिल एक्सपोज कंडीशन में होता है, एक्सपोज फ्लावर होता है। और क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, क्लिस्टोगैमस में क्या होता है कि ये फ्लावर क्लोज्ड होता है, लाइक बड होता है। इसके जो एंथर हैं और आपके जो स्टिग्मा है ये क्लोज फ्लावर के अंदर है। इट मीन्स ये क्लोजली अंदर ही अंदर सेम उससे फर्टिलाइज कर ट्रांसफर होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लिस्टोगैमस जो होता है ट्रूली ऑटोगैमस होता है। इट मीन्स ये क्लोज होता है तो कोई चांस ही नहीं है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। और इसमें ट्रूली सीड सेट होता है, मतलब आपका सीड सेट होना में कोई सर्वाइवल का या उसका कोई कंपटीशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें होता ही होता है। चेस्मोगैमिस में होता तो ऑटोगैमी है, बट इसमें आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज होते हैं, तो एडवर्स कंडीशन में अगर आपका नहीं हो पाता है तो समटाइम्स क्रॉस पॉलिनेशन में अकर। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ऑटोगैमी में 2 टाइप के फ्लावर बनते हैं, चेस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। तो कुछ एग्जांपल हैं लाइक वायोला, कॉमनलाइना, ऑक्जेलिस प्लांट। इनमें क्या होता है, दोनों टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीटोगैमी। जीटोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन का एक पार्ट है, बट इसमें क्या होता है कि जो आपका पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक फ्लावर के, एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है तो एक फ्लावर के एंथर या पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जीटोगैमी। ये भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही है, क्योंकि इसमें सेम प्लांट में ही ट्रांसफर हो रहा है, एक प्लांट से लेके दूसरे फ्लावर में, तो इसका जेनेटिकल मेकअप सेम होता है, तो दैट इज ऑल्सो ए सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट इकोलॉजिकली वी कैन से कि ट्रांसफर हो रहा है, इसमें पॉलिनेटर हमको चाहिए पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए, तो इकोलॉजिकली इट इज शोइंग क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी इज द ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन टाइप। इसमें जो पोलन का ट्रांसफर होता है एक प्लांट के फ्लावर से लेकर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जाता है, दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाता है, तो दैट इज द जीनोगैमी। इसमें आपका जेनेटिकल मेकअप में डिफरेंट और सम डिफरेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग में अकर। तो अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो 2 टाइप्स के होते हैं। एबायोटिक मींस विंड और वाटर आते हैं, और बायोटिक सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स। मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, बायोटिक टाइप का ही पॉलिनेशन होता है। एक्चुअली पॉलिनेशन की प्रोसेस में जब पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं तो ये एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो सारे पोलन्स तो यूज नहीं हो पाते हैं, तो क्या करते हैं फ्लावर्स, मैं आपको पहले भी बताया था, रीजन था कि नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम बात करें एबायोटिक एजेंट्स की, तो विंड में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं मोस्टली विंड के थ्रू जाते हैं। तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पोलन ग्रेन्स का लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, और ये इसके जो स्टेमन्स होने चाहिए वो एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज होने की वजह से उनका डिस्पर्शन विंड करंट से आराम से होता है। और जो इन प्लांट्स की जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है उनकी जो स्टिग्मा होती है वो थोड़ी सी फेदरी होती है, जिससे कि वो उसको पोलन ग्रेन्स को इजीली कैप्चर कर सके। कॉमन एग्जांपल इज द कॉब। उसका टेसल आप देखिए, आपको समझ में आएगा, और ये मोस्टली ग्रासेस में कॉमन है। और वाटर का जो होता है बहुत रेयर होता है, अगर देखा जाए एज पर बुक ओनली 30 जेनर्स आर रिपोर्टेड, और मोस्टली किसमें होता है, मोनोकोटिलिडन्स। अगर हम रिकॉल करें तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि जिससे लोअर प्लांट्स होते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो इनके रिप्रोडक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए होता था जो कि वाटर था। तो इसमें क्या होता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि एंथर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के थ्रू ही हो पाता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनका ये लिमिटेड एरिया ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई ये थोड़े से लिमिटेड होते हैं। ओके, अगर वाटर होते हैं तो इनके सम एग्जांपल्स आप देखिए, वाटर लिली, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं इनमें। और कुछ मेराइन वाटर प्लांट्स होते हैं लाइक जोस्टेरा। अगर वाटर में कुछ प्लांट्स, तो मोस्टली प्लांट्स होते हैं वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, इसमें जो इनके फीमेल फ्लावर होते हैं वो वाटर के ऊपर ही इमर्ज रहते हैं, तो ये इनमें फॉर द लैंड प्राइस की तरह पॉलिनेशन हो सकता है, मेल और फीमेल फ्लावर पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं, तो सेम टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी होता है। एंड द सेकेंड एक्वेटिक प्लांट का बात करें, जैसे कि आपका वेलिस्नेरिया है, इसमें क्या होता है, आपका फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक के थ्रू वाटर की सरफेस पे आ जाता है, तो आपके पोलन ग्रेन्स भी मेल फ्लावर के थ्रू वाटर की सरफेस पे ही रिलीज होते हैं, और वो वाटर करंट्स के थ्रू स्टिग्मा पर पहुंच पाते हैं। और एक और प्लांट टाइप है सी ग्रास। सी ग्रास में क्या होता है कि आपका फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर के अंदर ही सबमर्ज कंडीशन में रहता है, तो उस कंडीशन में आपका मेल फ्लावर भी पोलन ग्रेन्स वाटर के अंदर ही रिलीज करता है, और वाटर करंट्स के थ्रू ही वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आकर
पॉलिनेशन होता है और उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में जो होते हैं इनके पोलन ग्रेन्स में एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिससे कि वो वेटिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं और सिंपली पॉलिनेशन की प्रोसेस कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर में जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही होता है। तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, सम बर्ड्स, bats is also a very good biotic pollinator, some primates जो mostly tree dwelling होते हैं और some rodents किसका वर्क करते हैं as a biotic agent of pollinators। इनमें है biotic type of pollination होता है, इसमें फ्लावर बड़ा कलरफुल सा फ्रेग्रेंट और बड़ा ब्यूटीफुली अरेंज्ड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इंसेक्ट और एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। जब ये इंटरेक्ट होते हैं तो इसमें इनको मिलता है फ्लावर से थोड़ा नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से स्टिक हो जाता है क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं। जब ये हमारे बायोटिक पॉलिनेटर्स किसी दूसरे प्लांट या फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं और तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन दिस वे पॉलिनेशन होता है थ्रू द बायोटिक एजेंट। इसी रेफरेंस में सम एनसीईआरटी में कुछ नीट के क्वेश्चन है लाइक एमोरफिलस। इसमें इस टाइप से आ सकता है, एमोरफिलस इज द बिगेस्ट फ्लावर। इसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट। इसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स या मोथ इसमें अपने एग ले करते हैं। एक सेकंड एग्जांपल है मोथ एंड यक्का प्लांट्स का। यक्का प्लांट के ओव्यूल में मोथ अपने एग्स को ले करता है। जब ये फर्टिलाइज होकर फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस में आता है तभी इसके एग लार्वा बनाकर बाहर निकलते हैं। दीज आर वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीड। होता है हर्माफ्रोडाइट टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पर पॉलिनेट होकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग मतलब एक ही अंदर ब्रीडिंग होने वाले, और डिप्रेशन रिड्यूस सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ रिलेटिव इंडिविजुअल्स। इट मीन्स इनका सर्वाइवल और फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है बिकॉज ये एडवर्स कंडीशन में इनके पास कोई जेनेटिक एडेप्टेशन डेवलप नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ लिमिटेड कांस्टेंट जेनेटिक मेकअप। तो इसके लिए नेचर या फ्लावर जो होते हैं नेचुरली कुछ डिवाइस डेवलप करते हैं जिससे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है। लाइक कभी कभी क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा के या पिस्टिल के डेवलप में सिंक्रोनी नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है, या तो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाते हैं पिस्टिल के डेवलप होने से, या पिस्टिल के रिसेप्टिव होने से बाद ही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो इसमें टाइम डिफरेंट हो जाता है, इसकी वजह से ये आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी फीमेल और मेल मतलब पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल की पोजीशन इतनी डिफरेंट होती है कि वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो पाते, तब भी ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। अनदर मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो कभी कभी जर्मिनेट नहीं हो पाते और उनका पोलन ट्यूब डेवलप नहीं हो पाता और वो अनेबल टू पेनिट्रेट द पिस्टिल होते हैं या वो स्टिग्मा होते हैं कि जिसकी वजह से उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। और अनदर डिवाइस ये भी प्रोड्यूस करते हैं कि समटाइम्स लाइक मेज, कैस्टर, इनमें फ्लावर ही डिफरेंट होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो उसकी वजह से ऑटोगैमी तो नहीं होती पर जियोटोनोटोगमी में अकर। और सम अदर डिवाइसेस हैं लाइक पपाया। इसमें क्या होता है, मेल फ्लावर अलग प्लांट पे डेवलप होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे डेवलप होते हैं। तो इसमें 2 डिफरेंट प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें ऑटोगैमी भी नहीं पाई जाती और जियोनोटोगमी भी नहीं पा जाती। ये कुछ डिवाइसेस हैं प्लांट्स के द्वारा खुद ही डेवलप की जाती हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए। स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन की बात करने के बाद अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। अब पॉलिनेशन गारंटी तो नहीं है कि राइट टाइप का ही पोलन जाएगा राइट टाइप के स्टिग्मा पे, मतलब सेम स्पीशीज की स्टिग्मा पे। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टिल की एक एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाती है कि ये राइट, वेदर इट इज द राइट टाइप मतलब कंपेटेबल पोलन ग्रेन्स है या रॉन्ग टाइप है मतलब इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन्स है। अगर ये राइट टाइप का मतलब उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन्स होता है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है और आफ्टर प्री फर्टिलाइजेशन की जो बात की स्टेज है आगे फर्दर इनका जर्मिनेशन होता है और फर्टिलाइज होता है। बट अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट कैसे करती है, बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन, और उसका जो पोलन जर्मिनेशन के बाद ट्यूब का एंट्रेंस होता है उसको इनहिबिट कर। तो ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ये किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं और तय करते हैं कि पॉलिनेशन के बाद की फर्टिलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आफ्टर कंपेटेबल पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है पिस्टिल की स्टिग्मा पर। आफ्टर जर्मिनेशन क्या होता है, एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है जो कि जर्म पोर के थ्रू उसमें बाहर निकलती है। तो यहाँ से क्या होता है, स्टिग्मा को पेनिट्रेट करती हुई स्टाइल से जाती है
और आपको मैंने पहले बताया था कुछ स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स टू सेल कंडीशन में शेड होते हैं। तो जो टू सेल कंडीशंस पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द जो पेनिट्रेटिंग द स्टाइल, ये इसकी जेनेटिव सेल मेटोडिक डिवीजन के थ्रू टू मेल गेमेट्स बनाती है। और जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में जिसमें कि थ्री सेल कंडीशंस में पोलन शेड होते हैं, तो उसमें टू मेल गेमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग द पोलन ग्रोथ की ट्यूब जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होके जाते हैं ओव्यूल में। तो एट द जब ये ओवरी के पास पहुंचते हैं तो ओवरी के माइक्रोपाइलर रीजन से ये एंट्री करते हैं ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल की जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं उसमें फ्लीफॉर्म एपरेटस होता है, जैसे कि पहले बताया था, फ्लीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये वहां पेनिट्रेट करती हैं। फ्लीफॉर्म एपरेटस क्या हेल्प करता है, इनको गाइड करता है फ्रॉम द ओव्यूल टू एग सेल्स के पास आने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। It is the very important approaches for the crop improvement programs. इसमें क्या होता है कि हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स का ही पॉलिनेशन अलाउ करते हैं और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर देते हैं अनवांटेड पोलन ग्रेन से। तो इसका जो दो टेक्निक्स होती है, इमस्कुलेशन एंड द बैगिंग। इमस्कुलेशन क्या होता है कि इसमें हम एंथर की डिहाइसिस होने से पहले ही मेल पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर देते हैं फोर्सेप के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं बिफोर द मैच्योरिटी एक बैग से, जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उस पर अटैक ना कर पाए। तो जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो इसमें हम डस्ट के थ्रू डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देते हैं और आपके इसको दोबारा से रीबैक करते हैं टिल द फ्रूट प्रोड्यूस, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए और फ्रूट हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और कुछ फ्लावर्स में जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें इमस्कुलेशन की तो कोई जरूरत होती नहीं है, बट उसके स्टिग्मा को हम लोग बैक कर देते हैं जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उस पर पॉलिनेशन ना कर पाए। और जब उसका स्टिग्मा यानी फीमेल फ्लावर मैच्योर हो सकता है, रिसेप्टिव हो जाता है, तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही डस्ट करके उसको रीबैक कर देते हैं। तो आफ्टर दिस प्रोसेस आपका जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है या फ्रूट प्रोड्यूस होता है वो एक डिजायर्ड कंपोनेंट के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें कि पोलन ट्यूब वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर वन ऑफ द सिनर्जिड्स में। तो पोलन ट्यूब्स की जो पोलन ट्यूब्स होती है ये क्या करती है, अपने टू मेल गैमेट्स को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। तो उसमें से वन ऑफ द मेल गैमेट क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड्स द एग सेल्स और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होकर बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है ये मूव करता है सेंट्रल सेल की तरफ जहां टू पोलन न्यूक्लियाई होते हैं और फ्यूज करके बनाता है डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस में 2 टाइप्स के फ्यूजन होते हैं। एक ही एम्ब्रियो साइक में जब 2 प्रोसेस होती हैं, वन इज सिनगैमी एंड सेकंड द ट्रिपल फ्यूजन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर है। आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है इसका एंडोस्पर्म और जाइगोट बनाता है आपका एम्ब्रियो। दिस पिक्चर इज शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द डिप्लॉइड जाइगोट। हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ गया, समझ में आ गया। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, हमारे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर होकर सीड्स में कन्वर्ट होता है और जो रेस्ट ऑफ द ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट्स में। स्टूडेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले शुरू होता है। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होती हैं और बनाती है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। इस टिश्यू की सेल्स फिल्ड होती हैं फूड मटेरियल से, फूड रिजर्व से। ये फूड रिजर्व नरिश करता है मैच्योरिंग एम्ब्रियो को। इन मोस्ट कॉमन प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सब्सिक्वेंटली डिवाइड होता है फ्रीली और प्रोड्यूस करता है लॉट्स ऑफ फ्री न्यूक्लियस। दिस एंडोस्पर्म स्टेज को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टेज। और इसके सब्सिक्वेंटली ही एंडोस्पर्म में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। अच्छा, आपने टेंडर कोकोनट में जो वाटर होता है वो कुछ नहीं है, वो उसका एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर का वो सस्पेंशन है। और उसका जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। बट इन सम स्पीशीज लाइक बीन्स, पीनट एंड द ग्राउंडनट आपका एंडोस्पर्म फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है टू द नरिश द मैच्योरिंग एम्ब्रियो। बट इन सम स्पीशीज लाइक द कैस्टर एंड कोकोनट ये एंडोस्पर्म फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होता है और सीड जर्मिनेशन के टाइम पर भी एम्ब्रियो को नरिश करता है।
स्टूडेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में होता है क्योंकि वहाँ डिप्लॉयड जाइगोट प्रेजेंट होता है। बट जाइगोट के डिवाइड होने से पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज जाइगोट को मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है और उसे वहां से मिलता है एंडोस्पर्म से। डाइकोट और मोनोकोट की अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उनकी स्टेजेस सेम होती है। मीन्स पहले जाइगोट डिवाइड होकर बनाता है प्रो एम्ब्रियो, देन द ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड द मैच्योर एम्ब्रियो। अगर हम डाइकोटिलिडेंस की बात करें तो इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और टू कोटिलिडेंस होती हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो स्टार्टिंग वो अपर पार्ट होता है, टर्मिनेट होता है प्लूमर में या शूट टिप में, और लोअर पार्ट जो टर्मिनेट होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और ये टर्मिनेट होता है रेडिकल और रूट कैप में, जो कि रूट टिप में, जो कि रूट कैप से कवर्ड रहती है। इन मोनोकोटिलिडेंस में ओनली वन कोटिलिडेंस होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की लेटरल साइड पर होता है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर पार्ट टर्मिनेट होता है रेडिकल्स में या रूट कैप में, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से कवर्ड रहता है जिसको बोलते हैं कोलोराइजा। और द अटैचमेंट जहां पे स्क्लेरोटम जुड़ा रहता है इस अबव पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल, जो कि डेवलप करता है शूट एपेक्स एंड सम लीफ प्राइमोर्डिया, और ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल से क्लोज रहता है, इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ द डाइकोट एंड द मोनोकोट एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दीज आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक ऊपर सीड कोट होती है, टू कोटिलिडेंस होते हैं और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। जो कोटिलिडेंस होते हैं नॉर्मली थिक और स्वेलन होते हैं ड्यू टू द सम फूड रिजर्व। अच्छा, सीड्स टू टाइप्स के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड द एल्ब्यूमिनस। इनमें क्या डिफरेंस है? नॉन एल्ब्यूमिनस में जो होता है एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, लाइक बीन्स, पीनट, ग्राउंडनट्स। बट इन एल्ब्यूमिनस स्पीच में एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम नहीं होता है और थोड़ा सा रिटेन रहता है। दीज आर द कैस्टर स्पीशीज, व्हीट, बार्ले। इन सम ओकेजनली इन सम स्पीशीज लाइक ब्लैक पेपर एंड सम अदर स्पीशीज में क्या होता है, कभी कभी सम रिमनेंट्स मतलब न्यूसेलस की सेल्स भी रह जाती हैं, तो दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओव्यूल से सीड मैच्योरिंग की कंडीशन पे जो ओव्यूल की इंट्यूगमेंट होती हैं वो बनाती हैं सीड की टफ प्रोटेक्टिव लेयर जिसको सीड कोट कहते हैं। और जो इसका माइक्रोपाइलर रीजन होता है ये इसमें पोर होता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, ये इसको फैसिलिटेट करता है वाटर से एंड द ऑक्सीजन से। अच्छा, जब सीड मैच्योर होता है तो उसका वाटर लेवल धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है और सीड ड्राई हो जाता है, मतलब मॉइस्चर आ जाता है 10 to 15%। इस कंडीशन में सीड को बोलते हैं डोर्मेंट स्टेज ऑफ सीड। बट जब इसी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मींस एडिक्वेट वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन मिलता है, तो दोबारा ये सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओव्यूल मैच्योर होकर बनाता है, ट्रांसफॉर्म होता है सीड में। इसी तरह से ओवरी ट्रांसफॉर्म होती है मैच्योर होकर फ्रूट में। तो ओव्यूल से सीड बनने की प्रोसेस एंड द ओवरी से फ्रूट बनने की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब साथ साथ चलती है। और जो ओवरी की वॉल होती है वो बनाती है फ्रूट की पेरिकार्प। मोस्ट ऑफ द फ्रूट फ्लैशी होते हैं लाइक गुआवा, ऑरेंजेस, मैंगो, बट समटाइम्स सम फ्रूट्स जो होते हैं वो ड्राई भी होते हैं लाइक ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड फ्रूट। इसके बाद फ्रूट्स के अंदर सीड डेवलप रिजर्व रहता है और जब सीड बाहर आता है उसको एडिक्टेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट स्टैब्लिश कर सकता है। सीड डिस्पर्सल की डिफरेंट मैकेनिज्म मान लिया क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइक विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, एनिमल से भी होता है, ग्रेविटी के थ्रू भी होता है, समटाइम्स एक्सप्लोजन भी होता है। ओके, जनरली जब ओवरी से फ्रूट बनता है तो उसके अलावा ओवरी के अलावा अदर पार्ट डिजनरेट होकर गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। बट समटाइम्स अदर पार्ट्स लाइक थैलेमस भी डेवलप होकर फ्रूट बनाता है। इनके एग्जांपल हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही मोस्टली फ्रूट बनाती हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और उनको बोलते हैं जो थैलेमस से रिसीव होते हैं फॉल्स फ्रूट। एंड समटाइम्स क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट डेवलप होता है, तो इस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या होता है, इनमें ग्रोथ हार्मोन के इंड्यूस होने से ये फ्रूट डेवलप होते हैं और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं। स्टूडेंट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं ये थोड़े से एडवांटेज ऑफर करते हैं प्लांट को, लाइक जैसे पॉलिनेशन और रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म होती है इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होती है, बट सीड्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन वाटर। और जो इसकी डिस्पर्शन मैकेनिज्म होती है मोर अडेप्टिव होती है देन एनी अदर थिंग, और ये इजीली एस्टैब्लिश हो सकता है न्यू एनवायरनमेंट में। ओके, सीड्स के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, तो क्या होता है कि जब हमारी यंग सीडलिंग्स होती हैं तो जब तक वो फोटोसिंथेसिस कंडीशन में नहीं पहुंचती हैं तब तक वो उनको नरिश करता है मैच्योर करने में, उनको प्रमोट करता है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट फीचर कि एक्चुअली सीड्स आर
प्रोड्यूस आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनसे कि डिफरेंट टाइप के वेरिएशन भी होते हैं। ओके, अब ये सीड्स हैं हमारे एग्रीकल्चर का बेस है। सीड की जो डिहाइड्रेशन और डोर्मेंट स्टेज होती है उसके थ्रू हम सीड्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सकते हैं और फ्यूचर के फूड रिजर्व की तरह हम लोग उसे कंज्यूम भी करते हैं। और यही डोरमेंसी और यही डिहाइड्रेशन स्टेज हमारी फ्यूचर के सीड रीजनरेशन में भी काम आती है। और इनके डोरमेंसी पीरियड सबका सीड्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ का क्या होता है कि कुछ सीड्स तो जर्मिनेशन के थोड़े टाइम बाद ही वायबिलिटी अपनी लूज कर देते हैं, डेड हो जाते हैं। बट कुछ सीड्स की वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब डोरमेंट पीरियड ज्यादा होता है। लाइक 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक है ल्यूपिनस आर्किटेक्स। ये क्या होता है, टुंड्रा आर्किटिक रीजन से इसको मतलब इसको सर्च किया गया है और इसकी एस्टिमेट डोरमेंट पीरियड एस्टिमेट किया गया है 10,000 ईयर। 10,000 ईयर के बाद भी इस सीड्स ने वायबिलिटी शो की है। एंड द सेकंड एग्जाम वाज द फोनिक्स स्पीशीज का डेट पॉल्म है जिसकी एस्टिमेट डोरमेंसी पीरियड एस्टिमेट की गई है 2000 ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको जरा बता दूं, ये तो इसकी नेचुरल वायबिलिटी है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ स्पीशीज की एक लिमिटेड वायबिलिटी होती है, बट हमें फ्यूचर कंजर्वेशन के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इनको कंजर्व करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जीन एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च में जीन बैंक फैसिलिटी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए कि जो सीड्स बिल्कुल ही गिरते ही वायबिलिटी लूज कर देते हैं उनका एक अलग वो होता है। इनको रिकैल्सिट्रेंट सीड बोलते हैं। इनको 196 में लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करते हैं। और जो सीड हमारे नॉर्मल है जिनकी वायबिलिटी मतलब डिफरेंट है, उनके लिए हम डिफरेंट टाइप से ऑर्थोडॉक्स सीड कलेक्शन में इनको प्रिजर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, although seeds are the product of sexual reproduction, but sometimes seed may be produced without fertilization. तो this process is known as apomixis. apomixis में क्या होता है कि जो egg cells है वो diploid हो जाती है और अंडर reduction division और meiosis नहीं करती है। तो this diploid egg cells किस में कन्वर्ट होती है, मैच्योर होकर एम्ब्रियो में without fertilization. तो this process is known as apomixis. And what is the polyembryony? The occurrence of more than one embryo in a single fertilized ovule is called polyembryony. इसमें क्या होता है कि ओव्यूल के चारों तरफ की जो न्यूसेलस की सेल्स हैं ये डिवाइड करना शुरू कर देती हैं और आफ्टर डिवीजन ये क्या करती है, प्रोट्रूड करती है एम्ब्रोसेक को अंदर की तरफ और डेवलप हो जाती है न्यू एम्ब्रियो में। इट मींस एक सिंगल ओव्यूल में मेनी ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। तो कंडीशन in which a seed contains more than one embryo is called polyembryony. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।